नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव आचार संहिता के बारे में। क्या होती है चुनाव आचार संहिता, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही है, क्या इसके मुख्य उद्देश्य हैं और क्या इसके अंतर्गत प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुनाव आचार संहिता की पृष्ठभूमि के बारे में। अगर हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं, चुनाव आचार संहिता जो है वैसे तो 1960 के दशक से ही लागू कर दी गई थी, लेकिन प्रभावी रूप से अगर देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो है महत्वपूर्ण रूप से चुनाव आचार संहिता का जो उपयोग किया जाता है वो 1990 के दशक से यहाँ पर किया जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 1990 के दशक से ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि चुनाव आचार संहिता जो है लागू करनी पड़ी, तो और किसके कार्यकाल में ऐसा हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो में अभी हम जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि 1990 के दशक के बाद चुनाव में जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा धन और बल का जो है प्रयोग जो है महत्वपूर्ण रूप से किया जाने लगा। यानी कि दल का इस्तेमाल करके या बल का इस्तेमाल करके जो है सत्ताधारी दल जो है वो सत्ता का उपयोग करके जो है यहाँ पर चुनाव में दुरुपयोग करने लगे, सत्ता का दुरुपयोग करने लगे। साथ ही साथ जो राजनीतिक दल है उन्होंने जो है जाति और धर्म को आधार बना लिया। ठीक है, जो राजनीतिक पार्टियां थी वो जाति और धर्म को आधार बना करके चुनाव में जो है उतरती थी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है भ्रष्टाचार, यानी कि चुनाव के दौरान धन बल का प्रयोग, जाति धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, ये सब लागू हो गया था 1990 के दशक के बाद। तो यहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग के सामने एक काफ़ी बड़ी समस्या थी, चुनौती थी कि भारत के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यहाँ पर जो है चुनाव आचार संहिता का प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी समस्या थी जो है भारत के निर्वाचन आयोग के सामने। अब हम बात करते हैं कि जो 1990 के दशक के दौरान जो यहाँ के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे। तो यहाँ पर टी.एन. शेषन जो कि 10वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और इनका जो कार्यकाल था वो 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कार्यकाल होता है चुनाव आयुक्त का वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है तो उसका कार्यकाल होता है। तो इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का था, दिसंबर 1990 से दिसंबर 1996 को जो है टी.एन. शेषन का कार्यकाल था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आचार संहिता है उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या मुख्य उद्देश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर चुनाव आचार संहिता के मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सत्ताधारी दल होता है वो सत्ताधारी दल किसी भी प्रकार से चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग ना करे, ये चुनाव आचार संहिता का एक मूल उद्देश्य होता है। यानी कि कोई भी सत्ताधारी दल जो सत्ता में है तो उसके सब पावर होते हैं, उसके पास में सब पावर होते हैं, तो वो जो है उस पावर का दुरुपयोग ना करे और किसी प्रकार का जो है लाभ ना उठा पाए। इसका जो क्या है चुनाव आचार संहिता का एक मूल उद्देश्य माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि चुनाव आचार संहिता है उसको लागू करने का जो उद्देश्य है चुनाव में समान अवसर प्रदान करना, यानी कि सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करना, या कोई राजनीतिक पार्टी किसी के ऊपर दबाव ना बना पाए या धन या बल का प्रयोग करके जाति धर्म के आधार पर बंटवारा करके इस तरीके की कोई भी जो है हरकत ना करने पाए, उसके लिए चुनाव आचार संहिता के द्वारा यहाँ पर समान अवसर सभी लोगों के लिए प्रदान किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कोई भी प्रत्याशी या जो उम्मीदवार होता है जो चुनाव में खड़ा होता है वो जाति धर्म और पैसे का उपयोग जो है चुनाव को प्रभावित करने में ना लगाए। यानी कि वो जाति या धर्म के आधार पर लोगों से वोट ना मांगे, वोट जो है लोगों में बंटवारा ना करे, पैसे का दुरुपयोग ना करे, यानी कि पैसे से जो है लोग वोट को ना खरीद पाए। तो यही उम्मीद की जाती है चुनाव आचार संहिता जो है, इसी कारण से इसका मूल उद्देश्य यहाँ पर रखा गया है उम्मीदवार के लिए कि जाति धर्म या पैसे के आधार पर वो चुनाव को प्रभावित ना कर सके। अब हम बात करते हैं कि जो चुनाव की आचार संहिता है वो लागू कब से होती है और कौन इसको लागू करता है। तो भारत निर्वाचन आयोग है वह इसको लागू करता है जिस क्षेत्र विशेष में जो चुनाव आयोजित किए जाते हैं तिथि घोषित होने के बाद, यानी कि निर्वाचन की तिथि जब घोषित हो जाती है जिस क्षेत्र में चुनाव होने होते हैं तो उस क्षेत्र के जो है निर्वाचन की तिथि जब घोषित हो जाती है तो घोषित होने के साथ ही चुनाव आचार संहिता उस क्षेत्र विशेष में लग जाती है। ठीक है,
तो इसको लगाने का काम कौन करता है? भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा ये तिथि घोषित की जाती है और आचार संहिता लागू हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रावधान की, कि जो चुनाव आचार संहिता है उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान हम देखते हैं कि सरकार द्वारा किसी प्रकार की नई योजनाओं का ऐलान ना तो किया जाएगा और ना ही कोई योजना शुरू की जाएगी। यानी कि जो चुनाव आचार संहिता है उसकी घोषणा कर दी जाती है, तो घोषणा के बाद में जो है सरकार के द्वारा किसी प्रकार की योजना का कोई ऐलान नहीं किया जाएगा और ना ही कोई योजना जो है शुरुआत की जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि सरकारी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, यानी कि सरकार के द्वारा किसी सरकारी अधिकारी का घोषणा होने के बाद, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ऐसा तभी हो सकता है, किसी सरकारी अधिकारी का स्थानांतरण तभी हो सकता है जब निर्वाचन आयोग चाहेगा। अगर निर्वाचन आयोग को ऐसा महसूस होता है कि किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा जो है चुनाव का दुरुपयोग किया जा सकता है, संदिग्ध की स्थिति में जो है निर्वाचन आयोग किसी भी सरकारी अधिकारी का स्थानांतरण कर सकता है। लेकिन सरकार जो है वो किसी सरकारी अधिकारी का स्थानांतरण नहीं कर सकती है। आगे हम बात करते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है, यानी कि 2007 की बात कर रहे हैं हम। 2007 में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसा पहली बार प्रावधान किया गया है कि जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन पत्र जब भरने जाते हैं तो उनको एक हलफनामा लगाना पड़ता है। तो उस हलफनामे में उस उम्मीदवार या प्रत्याशी को क्या क्या अपनी डिटेल भरनी होती है, उसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। उसका जो प्रावधान है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा 2007 में यहाँ पर लागू किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैक्षिक रिकॉर्ड उनको दर्ज करना होता है, जो भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है उनके जो शैक्षिक रिकॉर्ड है वो उनको दर्ज करानी होती है, और उनकी जो वित्तीय देनदारी है उसको भी दर्ज कराना होता है। अगर उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला है या पहले या अभी फ़िलहाल में चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, उसकी भी डिटेल उनको जमा करानी होती है। तो ये जो प्रावधान है वो 2007 से लागू किया गया था। अब हम बात कर ले कि चुनाव आचार संहिता है के अंतर्गत सरकार के सभी मंत्रियों को सरकारी वाहन पर रोक लगा दी जाती है। यानी कि जब चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाती है उसके बाद कोई भी सरकारी मंत्री जो है सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर सकता है, केवल प्रधानमंत्री को छोड़ करके। देश का जो प्रधानमंत्री है केवल उसको छोड़ करके जो है कोई भी सरकारी मंत्री सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर पाएगा चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद, घोषणा होने के बाद। आगे हम बात करते हैं कि चुनाव आचार संहिता का यदि कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल उल्लंघन करता है तो क्या चुनाव आयोग उसको दंडित कर सकता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग उसको दंड नहीं दे सकता है। जो भी दंड का प्रावधान है कोर्ट के द्वारा उसको दंड दिया जाएगा। यहाँ पर चुनाव आचार संहिता उसको दंड नहीं दे सकता है उल्लंघन की स्थिति में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बात किया है चुनाव आचार संहिता के बारे में, कब लागू होता है, किसके द्वारा लागू होता है, क्या क्या प्रावधान है, क्या पृष्ठभूमि थी और क्या इसके मुख्य उद्देश्य हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, आप जो है कमेंट में मुझे जवाब दीजिएगा कि वर्तमान के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, उनका नाम आप मुझे जो है कमेंट में भेज सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।